हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइडियन थिंकिंग। ये हमारा फ्यूचर 45 का एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रो का लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट का करा दिया है, मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन चैप्टर। तो इसमें हम बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ का प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा नीट में वही पैटर्न फॉर्मेट आएगा जो मैं करा रहा हूँ। ऐसा हमने ये 2 बार प्रूफ कर दिया है और मैं प्रॉमिस फिर से करता हूँ कि तीसरी बार भी मैं प्रूफ कर दूंगा। तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप अगर हमें फॉलो कर रहे हो केमिस्ट्री के लिए तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, जितना बोलना उतना करने का, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो हम एटॉमिक के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा। अगर आपको थोड़ी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो यकीन मानिए आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिफाई कर दूंगा मैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बोल रहा है कि एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.6 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे ही इसने रेडियस की बात की है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है एन, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। एन क्या होता है? ऑर्बिट होता है, और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर रहा है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा दो टर्म्स में एक्सपेंड करके लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आर हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा? आर हीलियम। ठीक है, और यहाँ पर हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एन हाइड्रोजन का स्क्वायर लिख लेंगे। हाइड्रोजन की पहली बात कर रहा है और उसके बाद एन हीलियम की बात लिख लेंगे। ठीक है, जैसे ही लिख लिया उसके बाद आप एटॉमिक नंबर लिख लो। किसका? हीलियम का ऊपर लिख लो, बाद वाले को पहले लिखो क्योंकि इन्वर्स है ना, और हाइड्रोजन को आप पहले लिख लो। ये हो गया। अब बोला है जो हाइड्रोजन का, एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए कितना बोला है? रेडियस 0.6 एंगस्ट्रॉम बोला है। ठीक है, और बोला है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, तो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, चलो लिख लिया इतनी बात। और यहाँ पे हाइड्रोजन का हमसे एटॉमिक नंबर 1 ही हो जाएगा। द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, तो हीलियम का पूछा है थर्ड बोहर ऑर्बिट, हमने R3 मान लिया। और यहाँ पे जब हम लिखेंगे ऑर्बिट हीलियम के लिए तो कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा? R3 हम जैसे ही इसको सॉल्व किए यहाँ पे निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.6 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो R3 अपने पास आ जाएगा 2.7 एंगस्ट्रॉम। आपने वैल्यू एंगस्ट्रॉम में पुट किया था, एंगस्ट्रॉम आ गया। अब मज़े की बात क्या थी, आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम, उसको पिकोमीटर में आंसर पूछा था, ध्यान से देखो पिकोमीटर में। तो हमें पता है यहाँ पे एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 100 पिकोमीटर होता है। यहाँ पे यही आपको आना था, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पिकोमीटर होता है। तो बता दो 2.7 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा? तो हम इसको जब पिकोमीटर में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे 2.7 एंगस्ट्रॉम को हम वैल्यू पुट कर लेंगे कितना? 100। तो ओवरऑल वैल्यू किस में हो जाएगी? पिकोमीटर में हो जाएगी। तो ये अपने पास आ जाएगा 270 पिकोमीटर हो जाएगा। ये वही बात है कि मैं बोलूँ, बताओ एक टॉफ़ी का प्राइस 2 रुपये है तो 2 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करोगे एक के टॉफ़ी में तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पिकोमीटर, 2.7 एंगस्ट्रॉम बराबर 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 100 तो पिकोमीटर, तो 270 पिकोमीटर आ जाएगा। तो यूनिट का थोड़ा सा खेला था और जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है। तो ये रहा सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल बेहतरीन है। ये सवाल फोटो इलेक्ट्रिक पे बेस्ड है, मैं आपको बता देता हूँ। ये गिवन है आपको, ये मान लो इंसान है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सारे इंसान हैं और इनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। मान लो एक इंसान है, मैं बोलूँ ए है, ये 5 रोटी खाने के बाद ही ये चलता है या काम करता है। तो आप इसको दे रहे हो 10 रोटी, तो बताओ ये काम करेगा कि नहीं करेगा? यस करेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेम ऐसे ही होता है यहाँ पे। अगर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन मतलब इंसान है। तो यहाँ पे मान लो इसकी जो ये W है या वर्क फंक्शन इसी को बोलते हैं, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मान लो वो 20 है और आप इसे दे कितना रहे हो? 50 दे रहे हो रोटी। तो अगर भाई 50 दे रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना खर्च कर देगा? 20। मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन को मेटल से सरफेस तक ले आने में जो एनर्जी लगती है उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड।
तो आप 20 यहाँ खर्च हो जाएगा, 30 जो बच गया वो कहाँ पे यूज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में खर्च हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये वर्क फंक्शन सबका दे रखा है, इनको इतनी रोटी अगर मिलेगी तो ही जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। मतलब आपको फोटो इलेक्ट्रिक करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी इससे ज़्यादा देनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा। लेकिन पता कैसे चलेगा इससे ज़्यादा है कि कम है? तो ये 400 नैनोमीटर दे रखा है एनर्जी। मतलब एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, E=1240/λ। तो ऐसे फॉर्म में हम निकाल लेंगे, वो लैम्डा के टर्म्स में एनर्जी दिया है, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम इसकी इंसिडेंट एनर्जी निकाल लेते हैं कि कितना दिया जा रहा है। तो एनर्जी का शॉर्टकट फार्मूला होता है 12400 होता है अगर लैम्डा नैनोमीटर में एंगस्ट्रॉम में है। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में है तो 00 लगाना और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और ये EI मतलब इंसिडेंट एनर्जी। अगर मान लो लैम्डा नैनोमीटर में है तो आपको एक ही जीरो वहाँ पे लगाना है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शॉर्टकट होता है। नहीं तो अगर E=H/μ लगाएंगे ना तो लंबा मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लैम्डा दे रखा है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला लगा लेते हैं। चलो लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा 12400 और यहाँ पे 400 नैनोमीटर दे रखा है। इंसिडेंट एनर्जी अपने पास कितना आ जाएगा, कट्टम कुट्टम, तो ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। आपको इतना दिया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से मेटल हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, जिनकी एनर्जी इससे कम है या बराबर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो देखो लिथियम जो है, सोडियम जो है और पोटेशियम जो है, यहाँ पे इनकी एनर्जी कितनी है 2.42 है, इसकी है 2.3 है और इसकी है 2.25। और आप इसको दे कितना रहे हो इंसिडेंट एनर्जी, डेफिनेटली इंसिडेंट एनर्जी जो है हमारे पास वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो दिया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। कैसे, कितने मेटल हैं, 3 मेटल हैं आंसर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। और कौन से वाले नहीं करेंगे, जो ये वाला है, ये वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें और चाहिए रोटी, देन है ना, नहीं करेंगे। तो मैंने कहीं भी क्लासिक कॉन्सर्ट है कहीं भी क्वेश्चन कराया था तो मैंने आंसर तो कोइंसिडेंटली 3 ही आएगा, लेकिन मैंने उल्टा बता दिया था। ये वाले बोला था नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे, है ना। तो क्लियर कर लेना, कभी कभी हो जाती हैं छोटी छोटी गलतियाँ। तो ये रहा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो ये वाली क्वेश्चन भी JEE में पूछा जा चुका है 2023 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला सवाल है, ये वाला देख लेते हैं। और जो लोग भी नए हैं ना, आप ज़रूर जाके मेरा प्लेलिस्ट देखना, वो वीडियो देखना। मैंने प्रूफ दिया है 2026 में अभी जो रीनीट कैंसिल हुआ है, पूरा 100% क्वेश्चन हमने जो कराया था वही पैटर्न फॉर्मेट पे आया था, देख लो। ऐसा 2025 में भी हमने करा दिया है। और हमारा 5 स्टेप स्ट्रेटजी क्या है, इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वो सारे तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, है ना। तो ये लेयर सेकंड है। हमने इसके पहले सुपर 45 चैप्टर वाइज केवल हर चैप्टर का 45 क्वेश्चन कराया है, जो कि पूरा चैप्टर ही कवर करता है। उसे करते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दूसरा लेयर चल रहा है रीनीट के लिए, तो ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 650 तक अगर ले जाना है, 700 नंबर ले जाना है, 720 भी ले जाना है ना, तो आप इसको फॉलो कर लो, सुपर 45 को फॉलो करते हुए, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा तो वो पहले सुपर 45 देखो। ये बोला इफ़ रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना गिवन है, देन n इज इक्वल टू, तो देखो रेडियस का फॉर्मूला ही क्या होता है 0.529 इंटू n² होता है, ठीक है, यही होता है। और हाइड्रोजन के लिए जो z की वैल्यू होती है वो 1 होती है, एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। ये दे रखा है रेडियस कितना 529 दे रखा है, और यहाँ पे 0.529 होता है, और ये n² और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये कट्टम कुट्टम हो जाएगा, और यहाँ पे n² की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये n= कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। इस सवाल में बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। जैसे ही अगर आपको ये बोल दिया, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए। ये बोल दिया एनर्जी ऑफ वेवलेंथ, तो एनर्जी ऑफ वेवलेंथ का रिलेशन क्या, E= क्या होता है H/μ होता है, मतलब। और E= हम ये भी लिख सकते हैं म्यू क्या होता है C/λ, मतलब एनर्जी ऑफ वेवलेंथ का क्या रिलेशन आ रहा है, एनर्जी जो होता है वेवलेंथ के इन्वर्स होता है, बस। और यहाँ पे 2 एनर्जी की बात कर रहे हैं, मतलब 2 लोगों की बात कर दिया, जब भी ये 2 फोटोन की बात कर दिया तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे एनर्जी ऑफ फर्स्ट, एनर्जी ऑफ सेकेंड, और इन्वर्स है तो वेवलेंथ λ2 और λ1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 और ये क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा λ2 आपको वेवलेंथ दे रखा है दूसरे वाले का 240 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे गिवन है 180।
तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24, 4/3 आ जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4:2 कितना आंसर आ गया, E1 और E2 जो रेशियो आ गया वो अपने पास आ गया 4:3 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपने पास तो बोला है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, वेव लेंथ इतना दे रखा है, ठीक है, इन जूल में बता। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, E = क्या होता है, H/μ होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते तो इस वाले में फार्मूले में हम थोड़ा सा, आप चाहे शॉर्टकट से लगा सकते हो, पर मैं इस वाले में थोड़ा वैसे भी सॉल्व करके बता देता हूँ। HC ये क्या हो जाएगा, C/λ आप लिख लो, इसको वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 6.26, प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये जूल में हो जाएगा, जूल सेकेंड। और ये स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा 3×10⁸ हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास ये लैम्डा है 5.862 और ये 10⁻⁻16 मीटर है ना। तो इसको जब हम सॉल्व अगर करते हैं, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3.391। मज़े की बात है ये जूल में आएगा, जब आप सेकेंड में और जूल में ले रहे हो आंसर सब कुछ, तो वहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट तो एनर्जी जूल में आई है। लेकिन आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो आपको अगर जूल में लाना है आंसर तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो भी गिवन एनर्जी है हमें उसको जूल में करना है। तो एक काम कर लेते हैं, 391 × 10⁻⁻10 और इसको क्या करना है, डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻19 से। तो ये जूल में आंसर आ जाएगा, लगभग आएगा अपने पास 2.117 × 10⁻9 नहीं, ये अपने पास गलत हो। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर अपन को आंसर चाहिए था तो उसके लिए करना, तो ये क्या पता इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कभी पूछ ले। तो ये चीज़ें आनी चाहिए आपको कभी कभी, है ना। नीट 2026 का जो क्वेश्चन था वही आता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये याद रख लेना। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कभी भी अगर आपको क्या गिवन हो, एफिशिएंसी का क्वेश्चन हो, जो नीट 2026 का क्वेश्चन आया था, बता दे तो आप कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। जो पावर होता है इसको साइड में लिख लेना, टाइम होता है और परसेंटेज एफिशिएंसी गिवन है, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देना। ये हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो भी अगर मान लो 1240 है ना, लैम्डा को आप किस में ले रहे हो, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो आप ये वैल्यू पुट और यहाँ पे ये आ जाएगा, लैम्डा हमने किस में लिया, एंगस्ट्रॉम में। तो ये अगर एफिशिएंसी का क्वेश्चन आया जो 2026 में आया तो फटाक से आप इसको निपटा देना, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लो, याद आया तो मैंने करा दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये फिर से बोल रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 बोहर ऑर्बिट ना। जैसे ही रेडियस की बात कर दे आपको तुरंत फार्मूला पर याद हो जाना चाहिए कितना, कि आर चाहे कांस्टेंट लिख लो, 0.529 था, है ना, उसको कांस्टेंट ही था तो आप R0 लिख लो, Z जैसा गिवन हो, लेकिन ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो गिवन है, अब बोहर ऑर्बिट कितना 1:9 दे रखा है। तो मान लो R, ध्यान से देखना यहाँ पे, RX हम XY मान लेते हैं, RY, ठीक है, कितना दे रखा है रेशियो, 2 रेडियस का रेशियो दिया है, 1:9 गिवन है। तो यहाँ पे हम RX की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.52, वो तो कटम कुट्टम ही हो जाएगा, चाहे R0 ही लिख लो, कोई मतलब है नहीं उसका, R0 ही लिख लो, कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पे n² Z है ना, Z कितना हो जाएगा भाई, लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे आप लिख लो RY, रेशियो ही बोला था तो हमने इसको बस पुट कर लिया। यहाँ पर भी R0 और यहाँ पे n² और कितना हो जाएगा, दूसरे केस में 3 ही हो जाना है, ठीक है, और दोनों लिथियम की बात कर रहा था इसलिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो RX है और अपॉन RY जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा nx² और बोहर ऑर्बिट है ny², कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/, ये फिर से 1/9 ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1/9 आ गया तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि nx और यहाँ पे ny का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/9 को हमने ऐसे लिख लिया मॉडिफाइड फॉर्म में,
तो ये 2 से 2 कट्टम कुट्टम हो गया, एन नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन वाई, और ये अपने पास हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 आ गया। तो हम आपको पता है कि एल एम एन, तो क्या होता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये m की वैल्यू कितना है 3 है, और n की वैल्यू कितना है 4 है। तो बस हो गया, अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा k एंड m हो जाएगा। समझ आया? तो बस यही था आंसर। ठीक, सॉरी, यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, k हो गया पहला वाला, और m कितना हो गया, k वो 1 हो गया, m अपने पास हो गया 1:3 हो जाएगा, है ना, 1:3 हो जाएगा। ये कितना आ गया 1:3, तो k और m आएगा। और n को मैं कहाँ से लिख रहा है इसमें, जब n पूछा ही नहीं था तो उसको कहाँ से लिख रहा है ना, k पूछ रहा है और m पूछ रहा है। तो बस आंसर ये हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम सैंपल, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जब भी आपको बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और मेंशन नहीं किया है कोई पर्टिकुलर सीरीज की, लाइमन बाल्मर पाशन कुछ भी नहीं किया है, तो आपको फार्मूला क्या लगाना है n2 माइनस n1, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है n2 माइनस n1 प्लस 1, और डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख लेना n2 कितना है, आपको n2 बोला है 7th एक्साइटेड स्टेट। 7th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, आप एक चीज़ समझो, जब भी ये ऐसे लिखता है ना एक्साइटेड स्टेट, तो एक बढ़ा के लिखना 8, और कहाँ बोला है सेकेंड, और n1 कितना हो जाएगा अपने पास सेकेंड, 8 से सेकेंड में आ रहा है, ठीक है, 8 से सेकेंड में ये आ रहा है। तो इसको अपना हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो गया अपने पास 2 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 21 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि बताओ ऐसा कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटम नंबर हम ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में क्या गिवन है, n=4 है। अगर n=4 है तो l की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, l की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 to n-1 होती है। कितना होता है 0 to n-1 होता है। तो यहाँ पे हम n=4 है तो l की वैल्यू 0 हो जाएगा, और कितना हो जाए, अपन को l कितना गिवन है वहाँ पे, l गिवन है 1, हाँ पॉसिबल है 0 1 2 3, और l1 गिवन है, ये तो पॉसिबल है ही l1, ठीक है सही है ये। और m की वैल्यू कितना हो जाएगी, m की वैल्यू हमेशा -L2 + L होती है, जब भी आप निकालते हो -L2 + L हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे m कितना गिवन है, +1 गिवन है, हाँ यहाँ पे सारी वैल्यू के लिए पॉसिबल है। देखो यहाँ की 0 1, तो -1 + 1 तो आएगा ही ना, और इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, वो सही है। अगर हम डायरेक्टली अटैक करते हैं, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं जो कि मुझे दिख रहा है उसमें धोखाधड़ी है, तो थर्ड ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। पेन धोखा दे दिया, 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को अगर देखेंगे तो दूसरा भी अगर आप चेक कर लो, पेन मेरा सही हो गया है आई होप। n=3 है तो l की वैल्यू कितना पॉसिबल है, 0 1 2 पॉसिबल ही है, ठीक है। तो 2 गिवन है, हाँ पॉसिबल है, और m की वैल्यू भी पॉसिबल है, हाँ यहाँ पे m की वैल्यू +1 तो पॉसिबल हो ही सकती है, यस ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो थर्ड में गिवन है n=3 गिवन है, ठीक है, और n=3 है, और l हमारे पास कितना हो सकता है 0 1 2 हो सकता है n-1 तक, और m की वैल्यू -2 हो सकता है क्या, यहाँ पे ध्यान से देख। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में ध्यान से देखना, l की वैल्यू 1 गिवन है, तो अगर l की वैल्यू 1 गिवन है तो l की वैल्यू 1 के लिए m की वैल्यू कितना हो सकता है, -1 0 और +1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, m की वैल्यू -2 दे रखा है, जो कि इनकरेक्ट है। तो अपने पास करेक्ट ये है -2, यहाँ इसके लिए m की वैल्यू -2 कभी भी पॉसिबल नहीं है l की वैल्यू 1 के लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा ना, जो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, क्लोजेस्ट अप्रोच जैसे ही बोलता है ना, आपको समझ जाना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाता है जब किसके भाई, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है पोटेंशियल
एनर्जी के। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ही केस होता है ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन निकल के आता है, मैं ओवरऑल लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के चार्ज है ना, Q1 इंटू Q2 पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन R। ज़्यादा इस पर फोकस मत करो, यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आएगा मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि R जो होता है वो इन्वर्सली होता है P स्क्वायर के ओवरऑल। P क्या है, मोमेंटम है। काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन आपने पढ़ा है ना, P स्क्वायर अपॉन 2m फिजिक्स में, वही है। आप कहेंगे सर इसको क्यों लिखा, तो किसको इसलिए लिखा क्योंकि वो डिस्टेंस और मोमेंटम की बात कर रहा था। तो क्लोजेस्ट अप्रोच से हमने पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है, तो हमने इसको यहाँ पे देख लिया। बोला है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन द मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल 2p। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो देखो पहले इनिशियली मान लो r बराबर हमारे पास क्या था, k अपॉन k कॉन्स्टेंट है, मान लो पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 है। और बोला है बताओ जब मोमेंटम आर डैश मोमेंटम कितना हो जाए, 2 हो जाए, है ना, 2 टाइम्स मतलब के अपॉन कितना हो जाएगा 2p, ठीक है, 2p का स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आर डैश पूछा था तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, आप साफ साफ देख पा रहे हैं जो आर डैश है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं के अपॉन पी स्क्वायर इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आर, ये वाला वैल्यू अगर आप नोटिस करो ये क्या है, आर ही तो है, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा आर डैश बराबर ये आर बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा, आंसर आर बाई 4। तो ये एक नया सवाल आपके लिए हो सकता है, याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अप्रोच मतलब मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और यहाँ से कोई आप अल्फ़ा पार्टिकल दे रहे हो, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव रिपल्सन करेगा तो एक टाइम एक मिनिमम डिस्टेंस यहाँ है, मान लो ये इस पॉइंट पे आने पे तो रुक जाएगा ये, है ना, बिल्कुल, है ना, हॉलीवुड मूवी की तरह ये हाथ लगा के रोक रहा है और ये आ रहा है, तो एक पॉइंट पे ये रुक गया, तो यहाँ पे जो इंटायर काइनेटिक एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बाकी की कहानी कोई ज़रूरत नहीं है जानने की। एक लास्ट सवाल ये देख लेते हैं, ये वाला हमने किया। देखो जब भी आपको वेवलेंथ और रेडियस का रिलेशन पूछता है तो 2πr इक्वल टू क्या हो जाता है, 2πr इक्वल टू n लैम्डा होता है, ठीक। हमेशा ये चीज़ याद रख लेना, वेवलेंथ और रेडियस का रिलेशन यही होता है। अब आपको जो रेडियस बोला था वो थर्ड ऑर्बिट के लिए बोला था, तो रेडियस क्या होता है, ए नॉट कॉन्स्टेंट होता है, 0.529 लिख लो, अपॉन जेड होता है। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालोगे तो ए नॉट, और यहाँ पे हाइड्रोजन था थर्ड का 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे जेड कितना है, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है तो 1 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 9a0। तो यहाँ पे लिख लो 2π और आर की वैल्यू कितनी आ गई 9a0, और एन क्या है, ऑर्बिट है कितना, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हो, ये लैम्डा हो जाएगा। तो एक कट्टम कुट्टम हो गया और लैम्डा कितना आ जाएगा 6πa0 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा जेई का क्वेश्चन ये भी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ परमिशिएबल। तो देखो यहाँ पे देखो जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इक्वल टू क्या होता है nh अपॉन 2π होता है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वही वैल्यू एक्सेप्ट करता है इंटीजर 1 2 3 ऐसे डैश डैश, डेसिमल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो जैसे मैंने एक पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया, मान लो 1.5 ah अपॉन पाई है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 15 डिवाइड बाई 10, और ये क्या हो जाएगा h अपॉन पाई हो जाएगा। और ये 10 को हमको h अपॉन 2π के टर्म्स में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, h अपॉन पाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू अब मैच कराओ फॉर्मूले से, इसे देखो मैच कर रहा है, और 5 × 5 3 आ रहा है, तो n की वैल्यू 3 पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं पॉसिबल। जैसे सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जैसे दिख रहा है वो नहीं, तो 1.25 था, h अपॉन पाई था, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1/25 और ये 100 हो जाएगा, और h अपॉन पाई, और यहाँ पे हम h अपॉन 2π के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 2 अपॉन h पाई हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट है और इसको आप कट्टम कुट्टम करोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, डेसिमल वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। तो यही अपने पास है जो नॉट परमिशिएबल है, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, इफ़ r1 इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हमें एक जनरल फार्मूला पता है, कितना हो जाएगा r, और r1 दिया है फर्स्ट हाइड्रोजन एटम,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड तो 1 ही हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए। तो अगर मान लो सेकेंड ऑर्बिट है, क्या बोला है सेकेंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए और फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा। तो देखो जब हम R2 अगर निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी R2 के लिए 4, और यहाँ पे अपने पास मैं डायरेक्ट लिख दिया थोड़ा सा, अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा R1 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4R1 हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट के लिए अगर हम निकालेंगे R3, ऐसे ही कितना हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे 9R1 डायरेक्टली लिख दिया मैंने। R4 निकालोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 16R1 हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने थोड़ा सा बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है। इसमें बोला द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बोहर ऑर्बिट टू दैट बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट। ठीक है, तो देखो एनर्जी का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। तो पहले ये बोला है डिफरेंस निकालना है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डिफरेंस फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट का पहले निकाल लेते हैं, एनर्जी कितना हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट में हम -13.6 तो दोनों में कॉमन रहेगा, और जेड स्क्वायर भी अपने पास कॉमन ही है तो उसको आप बाहर कर लो, और यहाँ पे 1 अपॉन ई मतलब एन स्क्वायर हो गया, जेड तो कॉमन कर लिया, एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और वहाँ पे 2 सेकेंड के लिए 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन करके लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है। तो ये आ गया अपने पास। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एनर्जी एक कॉमन करके लिख दिया है डायरेक्टली, आप कंफ्यूज नहीं होना बहुत से लोग। अब दूसरा है अपने पास यहाँ पे E2 है ना, सेकेंड और थर्ड, सेकेंड और थर्ड के लिए सेम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -13.6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर। ठीक है, और अपने पास कॉमन कर लेंगे यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर माइनस सेकेंड और थर्ड है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको और हम लिख लेंगे -13.6 और यहाँ पे z का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे 5/36, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया। तो यही तो बोला था, जो फर्स्ट और सेकेंड है और जो सेकेंड और थर्ड है इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, तो डिफरेंस रेशियो निकालना था, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 माइनस E3 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास 27/5 आ जाएगा। सिंपल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस एनर्जी का फार्मूला आपको पता होना था, बाकी आप यहाँ पे निकाल लोगे। नेक्स्ट अपने पास है, और यहाँ पे बोला द रेशियो ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन 6 एंड 7th ऑर्बिट, मतलब ये रेडियस की बात कर रहा है, लैंग्वेज आप समझना। तो रेडियस तो आपने निकालना समझ ही लिए हैं कैसे होता है, 0.529 भी लिख लो चाहे तो, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब क्या बोला है, रेशियो बोला है, तो किसका बोला है पहले, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, ध्यान से समझ। तो हम एक काम कर लेते हैं, रेडियस R3 R4 निकाल लेते हैं इसका रेशियो, और डिवाइड बाई किसकी बात कर रहा है R6 और R7 की बात कर रहा है। एक रहा तो वैल्यू आप पुट करके निकाल लो। R3 के लिए n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो R3 के लिए n की वैल्यू हमने पुट कर लिया यहाँ पे 3 का स्क्वायर अपॉन 1, और 4 के लिए कितना हो जाएगा 0.52, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हाइड्रोजन के लिए। सिमिलरली हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 के लिए n की वैल्यू अपने पास 6 का स्क्वायर अपॉन 1, हाइड्रोजन ये 0.52, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 1। तो बस सभी वैल्यू ये 0.52 कॉमन करके कट्टम कुट्टम कर दोगे, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 16 है ना, क्योंकि वो सारी वैल्यू तो कट्टम कुट्टम हो जाएगी कॉमन होके ये वाली। और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, एक कलर चेंज करते हैं, ये अपने पास 9 माइनस 16, और ये 49 माइनस 36 हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 7/30। तो ये सरल सा सवाल था, इसको भी आपको आना चाहिए, है ना। अगर किसी को डाउट है ना तो हिंट यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे मैंने वो लिखा है। हिंट ये है, अगर R3 निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा 0.52, और यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर
अपॉन 1 इसी वाले फार्मूला में तो पुट किया है। अब उसमें जो जो पूछा था हमने वो पुट करके रख दिया है। नेक्स्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैसे करना, बोला है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इमिशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ मेटल सरफेस विथ इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी μ1 एंड μ2। 2 बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। और ये भी बोल रहा है कि जो उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 2:1 है। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो क्या होता है इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे पहले वाले काइनेटिक एनर्जी हम गिवन है, कितना गिवन है 2, रेशियो देखो यहाँ पे 2 गिवन है, हमने पुट कर लिया। इंसिडेंट एनर्जी एच इंटू क्या हो जाएगा μ1 हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी μ1 है, और वहाँ पे वो वर्क फंक्शन होता है तो उसको हम μ0 बोलते हैं। ठीक है, सीधे सीधे लिख लिया, इक्वेशन नंबर अपने पास 1 आ गया। दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी कितना है 1 है, और फ्रिक्वेंसी वहाँ पे इंसिडेंट है μ2 है, और वर्क फंक्शन तो मेटल सेम ही है तो सेम ही रहना है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड को। ठीक है, तभी तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मिलेगा। यही है थ्रेशोल्ड, क्या होता है पता है, ये वाला मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस टू, है ना, मतलब रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये अपन हम लिख लेंगे 2 डिवाइड बाई 1, और वहाँ पे हम एच तो कॉमन भी कर सकते हैं, तो अपने पास μ1 और ये क्या हो जाएगा μ0। देखो आप, और जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये भी हम कॉमन कर लेंगे एच μ2 माइनस μ0। अब ये वैल्यू कट्टम गुट्टम हो गया, और आप 2 का मल्टीप्लाई करके लिख दो 2, और ये क्या हो जाएगा μ2, और यहाँ पे μ0, और यहाँ पे अपने पास μ1 से μ0, 1 का मल्टीप्लिकेशन तो कुछ रहेगा नहीं। अब इसको हमने रीअरेंज किया 2 μ2 और यहाँ पे 2 μ0, और ये क्या हो जाएगा μ1 और μ0 हो जाएगा। तो जैसे ही हो गया तो ये 2 μ2 और माइनस क्या हो जाएगा μ1, और यहाँ पे 2 μ0 और ये माइनस क्या हो जाएगा μ0। तो यहाँ पे अपने पास μ0 इक्वल टू आ जाएगा 2 μ2 माइनस μ1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो सिंपल सी सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही करना। नेक्स्ट सवाल है, बोला द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n=4 टू n=2 ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या हो जाएगा इस, तो ये बोला है कौन से ट्रांजिशन के लिए n=4 और n=2 इक्वल है। तो देखो इनिशियल कितना यहाँ पे गिवन है, n=4 है, और वहाँ पे n फाइनल इक्वल टू कितना गिवन है 2। और हमें रेडबर्ग फार्मूला पढ़ा है कि 1/λ क्या होता है r z का स्क्वायर होता है, और ब्रैकेट में 1/n फाइनल का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1/λ को ही हम क्या बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं, चाहे ऐसे लिख लो। और यहाँ पे हम r, देखो हाइड्रोजन के लिए तो हम कितना लिख लेंगे ध्यान से, अच्छा हीलियम के लिए गिवन था यहाँ पे ना, हीलियम के लिए गिवन था। ठीक है, तो हीलियम के लिए z की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिखोगे आप एटॉमिक नंबर। n फाइनल कितना है, तो n इनिशियल हमेशा बड़ा होता है फाइनल से, इतना हो गया। अब बोला है ये जो ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, ये कौन से ट्रांजिशन की और इक्वल हो जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसी को इक्वल कर देते हैं, किसके, हाइड्रोजन के कौन से ट्रांजिशन के लिए इक्वल बोला है ना, इक्वल टू ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को यही वाला करना। हाइड्रोजन के लिए r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे n फाइनल का स्क्वायर, n इनिशियल का स्क्वायर। तो वो बोला है बताओ n फाइनल इनिशियल क्या हो जाएगा। तो बस इसको आप कट्टम कुट्टम यहाँ पे कॉमन वॉमन करके लेके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा r था ही और यहाँ पे 2 था ही, हम यहाँ पे 1/2 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/1 और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू कट्टम कुट्टम हो गई, और इसको आप इक्विवेलेट कर देते हैं। तो 1/n फाइनल का स्क्वायर और 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ये हाइड्रोजन वाला है। और ये हीलियम का गिवन था, तो बोला था कौन सा हीलियम का जो गिवन है ये हाइड्रोजन के कौन से ट्रांजिशन के लिए इक्वल होगा। तो बस आप ये कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो n फाइनल है वो कितना हो जाएगा 1, और जो n इनिशियल वो कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो गया। बताओ खत्म कहानी। तो बस यही था, आपको आना चाहिए था कैसे सॉल्व करना है ना। अच्छा, इसके पहले मैंने सुपर 45 क्वेश्चन करा दिया, ये है सुपर 45। सबसे पहला स्टेप यही था हमारा, मतलब सेकेंड स्टेप था सुपर
तो ये सुपर 45 आपको ज़रूर करना था। इसमें हर वैरायटी प्रॉब्लम मैंने कवर कर दिया है, तो ये प्लेलिस्ट में है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करने चाहिए, तो मैं कहूँगा सुपर 45 के बाद आप कुछ मत करो तो भी चलता है। तो और एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल है, तो वो ज़रूर देखना। पहला स्टेप हमारा था क्लासिक। हमने नीट 2026 का जो पेपर आया वो तो मैंने आपको दिखाई दिया, पूरा का पूरा मैचिंग था। ये पूरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, कॉन्सेप्ट, पैटर्न, फॉर्मेट, ठीक है। और 5 स्टेप स्टडी था, फॉलो करना, जिसमें पहला स्टेप था क्लासिक वन शॉट। एक ऐसा ये क्लासिक वन शॉट का लेक्चर है। अगर इसे देखते हो तो आपके सारे वैरायटी के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, है ना। मैंने ऐसा वन शॉट बनाने की कोशिश किया था कि जिसे देखने के बाद आपसे एनसीईआरटी, एक्सेप्शन, सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि बार बार लेक्चर देखना पड़े, हर सवाल में उलझ रहे हो। तो ये पहला स्टेप था जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है, फ्री में सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जो कि आपको कर लेना था, ठीक है। वो लास्ट ईयर मैंने कराया था। फोर्थ स्टेप संडे स्पेशल टेस्ट था, और फिफ्थ स्टेप गेस्ट पेपर था। ये गेस्ट पेपर था। और अगर आप इतना करते थे, ये बहुत बेहतरीन लेवल की गेस्ट पेपर है, तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। और अभी रिसेंट में रीनीट के लिए हमने नया सीरीज चला है जो फ्यूचर 45, और प्राइवेट क्लास भी चल रहे हैं, जिसमें मैं प्राइवेट लेक्चर देता। तो ये प्राइवेट क्लास के लेक्चर है, इसमें हम केवल क्रीम लेयर डिस्कस करते हैं हर चैप्टर। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, अच्छा PDF के लिए आपको 200 देने होते हैं, और प्राइवेट क्लास के लिए आप अगर चाहते हो तो आप हमसे पर्सनली मैसेज करो तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी जो भी नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहते हैं वो एक ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट मिले और एक सही इंसान के अंदर गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको लगता है तो आप, मैं फोर्स नहीं कर रहा, आप कंटेंट चेक करो, मैच कराओ, और अगर आपको ऑथेंटिक लगता है तो आप डेफिनेटली आओ, हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप ज़रूर चेक करो मैंने जो जो दिखाया, अभी तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई नहीं, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, मैच कराना है। तो देखो जो लाइमन सीरीज होता है, लाइमन कहाँ पे लाई करता है, वो यूवी रीजन में लाई करता है। तो इसको तो मैं कहूँगा सीधे सीधे आप मैच ही कर लो। और जो बाल्मर होता है, बाल्मर को मैं बोलूँ तो विजिबल में होता है, वो विजिबल रीजन में लाई करता है। पाश्चियन जो होता है वो कहाँ लाई करता है, पाश्चियन जो है वो IR में लाई करता है। बाकी पी फंड जो है वो भी सेम रीजन में लाई करता है, तो आप मैच करा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा सा देखो। अगर मैं बोलूँ एनर्जी का सवाल है, तो अगर मान लो जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़, तो वहाँ पे अगर एनर्जी जो होता है ना वो सेम होता है, एनर्जी सेम होता है फॉर सेम सबशेल के लिए, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1s है, और यहाँ पे क्या है 2s है, और ये क्या है 2p है। तो यहाँ पे n की वैल्यू दोनों में 2 है ना, तो एनर्जी सेम ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s है, 3p है, और क्या है 3d है। तो देखो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ सबकी 3 ही है ना, बाकी sp_d से मतलब नहीं, सिंगल इलेक्ट्रॉन में वो सेम होता है। और रूल क्या होता है, एनर्जी को जो निकालने का तरीका होता है वो होता है n+l होता है, ठीक है, n+l। अगर n+l ज़्यादा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा। जैसे मान लो 2p है और 3s है, तो एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ 2 है, l की वैल्यू कितना है 1, यहाँ 3 है, l की वैल्यू यहाँ पे कितना है l की वैल्यू 0। तो n+l आप निकाल लो, n+l यहाँ 3, यहाँ भी 3, तो एनर्जी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे किसकी ज़्यादा है, कहोगे n+l सेम है। तो अगर n+l सेम आता है तो n की वैल्यू देखो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है, तो एनर्जी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा सवाल था, बाकी आप इसमें मैच करा लो कौन सा सही हो जाए। नहीं, केवल एजीमुथल क्वांटम नंबर पर थोड़ी डिपेंड करता है। ये तो करेक्ट था, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हाँ, आइसोटोप सबको पता है। आइसोटोप क्या होता है, जहाँ पे एटॉमिक ऐसे एलिमेंट हैं दो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, है ना। सेम क्या होता है, Z लिख देता हूँ, सीधे सीधे Z होता है, ठीक है। आइसोडाइफर्स क्या होता है, देखो आइसोबार सबको पता है, मैं आइसोडाइफर्स के बारे में लिख देता हूँ, शायद कुछ लोगों को आइसोडाइफर के बारे में ना पता हो। तो यहाँ पे आइसोडाइफर्स अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो होता है दोनों वो सेम आता है, उसको हम बोलते हैं आइसोडाइफर्स है, ठीक। और आइसोटोन मतलब क्या होता है, आइसोटोन मतलब होता है जहाँ पे न्यूट्रॉन सेम आ जाए,
न्यूट्रॉन सेम आ जाए। आइसो बार अकेला बचा है तो जहाँ पे क्या आ जाए, एटॉमिक मास क्या आ जाए, सेम आ जाए। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो बाकी आप मैच करा लो इसमें। आई थिंक यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये वाला सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशन मैं कहूँगा आपको अभी के लिए याद होना चाहिए कि देखो जो हमारे पास जो आपको आता है वेलोसिटी का, क्या वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n होता है। तो यस, V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो वेलोसिटी ये तो करेक्ट रिलेशन है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो टाइम पीरियड जो होता है उसको क्या, टाइम पीरियड होता है n³ और फ्रीक्वेंसी जस्ट इसी का रिवर्स होता है, टाइम पीरियड का रिवर्स। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये भी आ गया। तो और अपने पास बचा ही क्या, बस ऑप्शन नंबर कौन सा पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। और रेडियस तो सबको अभी तो पढ़ के ही आ रहा है। रेडियस तो गलत ही नहीं हो सकता। क्या होता है 0.52 इंटू n²/z²। तो मेरे ख्याल से ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक तो फोर्स यही होता है, ये याद रख लो। ये साफ साफ दिख रहा है ऐसे क्वेश्चन में जो आपको ये सिंगल ऑप्शन तो करेक्ट होगा, तो ये इनकरेक्ट है भाई। ये क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, नहीं ये हाँ, और जेड तो नीचे होता है ना, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। 3 ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रख लेना, काम है। तो देखो ये वाला सवाल है, बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी अगर टोटल एनर्जी का देखोगे 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है। ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो गिवन है -6.8 और कितना हो जाएगा, -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास कितना आ गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और हमें पता है जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है काइनेटिक एनर्जी का। ये फॉर्मूले हैं सारे जितना मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ये तो जैसे ये होता है तो काइनेटिक अपने पास से टोटल एनर्जी कितना हो जाए, -3.4 जो आया था उसमें नेगेटिव लगा लो। और अपने पास नेक्स्ट बोला था एनर्जी, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, -13.6। और वो क्या होता है, Z²/n² होता है, ठीक है। तो एनर्जी तो आपने यहाँ पे टोटल एनर्जी -3.4 निकाल लिया। एनर्जी कितना निकाल लिया, -3.4, और ये कितना हो जाएगा, -13.6। और यहाँ पे n² पूछा था, सॉरी यहाँ पे Z²/n²। तो Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए था तो 1, और यहाँ पे n का स्क्वायर, तो n² ये कट्टम कुट्टम ऑलमोस्ट किसके बराबर आ गया, ऑलमोस्ट आ गया n²। और हाँ, तो n² की वैल्यू ये लगभग 3 चौक 12 4 के आसपास आ जाएगी। और n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही n की वैल्यू 2 आ गया तो यहाँ से रेडियस हम निकाल लेंगे। रेडियस वो तो पूछा था, रेडियस बराबर 0.529 n²/z, ठीक है। तो R2, n की वैल्यू 2 आ गया यहाँ पे, तो R2 बराबर निकालना पड़ेगा। तो 0.52 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर/1, तो ये कितना आ जाएगा, R2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2.116 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और कभी मीटर में अगर पूछेगा तो हम इसको 2.116 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख देंगे। एंगस्ट्रॉम बराबर उतना वैल्यू होता है। तो ये बस आंसर आ गया, ठीक है, सीधे सीधे सरल था ये। तो बढ़िया सवाल था, इसको आपको आना चाहिए। और ये प्रॉक्स हमने ले लिया यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रहा, तो एनर्जी जब भी पूछता है तो एनर्जी क्या होता है, n+l। और अगर n+l सेम आ जाए तो n को दूसरे नंबर पे देखते हैं। तो पहले वाले में हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर a में आप देखो तो n+l कितना है, यहाँ पे 5 आ रहा है। b वाले में देखेंगे तो n+l कितना आ रहा है, सीधे सीधे 4 और +1 निकालेंगे, वो भी 5 आ रहा है। c वाले में देखते हैं 6 + 0 6 आ रहा है। और डी वाले में अगर देखते हैं तो 4 + 2 = कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर सेम वैल्यू, एक चीज़ तो पता है सी और डी ज़्यादा होने वाले हैं ए और बी से। अब सेम है 6, तो जहाँ पे एन की वैल्यू ज़्यादा है तो सी में ज़्यादा है, तो सी हो जाएगा सबसे पहले, फिर डी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। तो देखो जो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो होता है वो होता है E/m। ई इलेक्ट्रॉन है और एम मास है। तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, दो ए और बी गिवन है, तो ई स्पेसिफिक चार्ज रेशियो ES/A ES/B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, EA
इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई बी, है ना, और वहाँ पे मास इन्वर्स है तो हम बी को ऊपर लिख देंगे और उसको ए को नीचे बस निकाल दो। ये गिवन है रेशियो 2/3 गिवन था, और यहाँ पे ई ए और ये क्या हो जाएगा ई बी, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। ये आंसर निकाल लेंगे ई ए और ई बी, ये कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो ये भी आपको आना चाहिए था। चलो ये निकाल लेते हैं एंगुलर नोड। तो देखो रेडियल नोड क्या होता है, सारी चीज़ें लिख लो, n-l-1। एंगुलर नोड जो होता है वो होता है l, और जो टोटल नोड होता है वो होता है n-1 होता है। ठीक है, तो अगर मान लो हम 2s के लिए निकालते हैं, यहाँ पे एंगुलर नोड निकालना है, तो बेसिकली l की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा l की वैल्यू 0, और 5f के लिए अगर आप निकालोगे तो l की वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा 5 की वैल्यू, और क्या निकालेंगे, और बस इसमें ही ऑप्शन आप मैच करा दो, आगे तो जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी चाहे तो आप निकाल लो, इजी सवाल था इसमें, मैं मानता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शायद स्टार्ट हो गया। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू गिवन है। तो देखो ये SRP जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सीधी बात है। तो आपको दे रखा है एक्स वाई जेड का SRP वैल्यू दे रखा है, कितना है इसका, x का 0.52, इसका दे रखा है -3.03 और इसका -1.8 दे रखा है। तो जो रिड्यूसिंग पावर है वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, रिड्यूसिंग पावर मतलब SRP वैल्यू सबसे कम कहाँ है यहाँ पे, तो वो सबसे कम है तो उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो y का हो जाएगा और फिर z का हो जाएगा, फिर x का हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर जस्ट रिवर्स कर देंगे। तो ये सवाल बड़ा ही फेमस है, आता रहता है। नेक्स्ट सवाल, तो देखो आपको एक चीज़ पता, फॉर अ रिएक्शन आपको बोला है कि m+1 और ये क्या है n इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे गिवन है m+1 है। ठीक है, जो ई नॉट होता है, ई नस्ट इक्वेशन ई नॉट -0, अच्छा RT इस नॉट एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन हम क्या लिखते हैं, RT अपॉन n कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं गेन हुए हैं, और यहाँ पे Ln प्रोडक्ट में क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M+, और रिएक्टेंट में क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn1+, ये होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे। तो आपको ये नस्ट इक्वेशन लिखना मतलब आना चाहिए, सिंपल ही था। अब ये वाला देख ले, इसमें क्या बोला है, गिवन हमें निकालना है ई नॉट निकालना है। ठीक है, ये Cl से Cl2 का हमें निकालना है। चलो तो हम देख लेते हैं, सिंपल है। सबसे पहले हमेशा याद रख लेना, जो लेफ़्ट साइड होता है उसका ऑक्सीडेशन कराना, ये सॉल्ट ब्रिज है 2 लाइन, और जो राइट साइड होता है उसका हमेशा रिडक्शन कराना। लोन से याद रख लो, लोन लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन एनोड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो लिख लेते हैं Cl- से ऑक्सीडेशन कराना है, तो Cl- से Cl2, वहाँ पे भले Cl2 पहले दे रखा है लेकिन आपको ऑक्सीडेशन ही कराना है, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो नेगेटिव है और यहाँ पे ये 0 है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और बाकी हम बैलेंस करके लिख लेते हैं। 2 क्लोरीन उधर था तो हमने 2 क्लोरीन इधर लगा के लिख लिया है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब राइट साइड का हम करा लेते हैं रिडक्शन। तो वहाँ पे गिवन है Cr2, वो 7 गिवन था और वो है 2-, तो उसका रिडक्शन कराओगे, यहाँ पे ये +6 में है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए आपको, और ये +3 में। बैलेंस कर लेते हैं, क्रोमीन 2 था, 2 क्रोमियम कर लिया हमने। ऑक्सीजन 7 था तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, 7H2 ऐड कर लिया। हाइड्रोजन यहाँ 14 हो गया तो इधर 14H+ ऐड कर लो हाइड्रोजन, बैलेंस करने के लिए बैलेंस हो गया। और उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करो, टोटल चार्ज कितने हो गए देखो अपने पास, यहाँ पे कितने हैं, ये 14 हो गया और हमारे पास ये 2 नेगेटिव था तो 12 आ रहे हैं, और इधर अपने पास चार्ज कितना है 2 3 जा 6। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। अब बैलेंस, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और ये मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो 14 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, और 2 3 जा 6 बैलेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन 6 है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 6, सो दैट पूरा कैंसल आउट हो जाए, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 जैसे सेकंड हो गया, आप यहाँ पे क्या कर लो, दोनों को आप कर लो ऐड, तो ऐड कर लो तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट 14H+, और ये क्या हो जाएगा 6Cl- और यहाँ पे Cr2
O7 2 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Cl2 और 2Cr3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 7H2O हो जाएगा। हो गया यहाँ पे जैसे आपने निकाला। अब जैसे ही आपने यहाँ पे इसको निकाल लिया है, नस्ट इक्वेशन हम लगा लेंगे। और नस्ट इक्वेशन कैसे लगाएंगे, चलो बता देते हैं कैसे लगाएंगे। हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है E0, और मैं कहूँगा यहाँ पे 0 हमेशा ये 25 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, तो आप डायरेक्ट RT/NF ना लिख के ये लिख लिया करो, आसान हो जाएगी थोड़ी ज़िंदगी। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो E की वैल्यू ये दे रखा था यहाँ पे 0.03 दिया था कि नहीं गिवन था। तो SRP भी निकाल लेते हैं। E0 हम कैसे निकालते हैं, E0 निकालते हैं SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। हमेशा याद रख लेना, जहाँ पे SRP वैल्यू ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SRP वैल्यू ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं कैथोड, और जिसका SRP वैल्यू कम है उसे एनोड बोलते हैं। तो E0 यहाँ पे SRP गिवन था क्या, देखो आप, ये SRP गिवन था +6 से +3, और ये भी नहीं, यहाँ पे क्या गिवन था SRP वैल्यू नहीं गिवन था। तो इसको ये देखो, ये नेगेटिव से 1 इसका ऑक्सीडेशन है, तो इसको हम रिडक्शन बनाने के लिए उल्टा कर देते हैं साइन, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा 1.3, इसको हम, अब ये SRP हो गया। और यहाँ पे क्रोमियम +6 से +3, तो ऑलरेडी SRP गिवन था। तो कौन सी SRP आपको ज़्यादा दिख रही, 1.36, तो 1.36 और माइनस, और यहाँ पे 1.36, अच्छा नेगेटिव, हाँ -1.33 हम पुट कर लेंगे, कर लिए पुट। अब जो भी आएगा वैल्यू आप यहाँ पे माइनस करके लिख लो। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, और वहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इतना आ गया, तो हम इसको पुट कर लेंगे 0.03, और ये हो जाएगा -0.059 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या गेन हुए, तो यहाँ 6 था, यहाँ भी टोटल जो लॉस या गेन थे 6 थे बैलेंस करने के लिए, तो ये अपने पास 6 लिख लिया। और लॉग प्रोडक्ट में ये है CrCl2 है, H2O जो सॉलिड होंगे उसको तो कंसीडर ही नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे Cr3 प्लस, और स्टोइकियोमेट्री जो है उसको पावर में लगा लो। और यहाँ पे Cl2 गैस है तो PCl2 लिख लो, उसको गैस को हम ऐसे प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं ना। और प्रोडक्ट में क्या था, H प्लस का 14 हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री 14 है, Cl माइनस, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे Cr2O7 ये भी था। तो बस आंसर आ जाएगा अपने पास, वैल्यू पुट कर लेंगे सब कुछ सॉल्व करके, बाकी कैलकुलेशन है। और आप कैलकुलेशन से ज़्यादा घबराना नहीं, आपके एग्ज़ाम में बहुत इजी कैलकुलेशन आएगा, 0.06 भी आप ले सकते हो। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 6, मतलब E की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -0.26। तो बस आपको तरीका समझाना था, बाकी तो आप एग्ज़ाम में कर ही पाओगे इसको। ठीक है, और कोई चीज़ अगर सॉलिड है तो वहाँ पे उसको नहीं लिखना, गैस भी है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, जब तक नहीं गिवन है 1 मान लेना। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। ये है सिंपल सा सवाल, देखो बोला है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है पहले तो यही पता होना चाहिए, H2CO4, तब तो आप निकालोगे, बाकी की कहानी तो ठीक है। हमें ऑक्जेलिक एसिड निकालना है। ऑक्जेलिक एसिड मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड में क्या होता है, 2H+ होगा, ऊपर मैंने लिखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2O4 2- ब्रेक करके लिखा हमने, ऑक्जेलिक एसिड यही है। अब आपको दे क्या रखा है उसमें, देखो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है, तो जब भी आप मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो ना, तो 2 से आपको क्या करना है, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने क्या बोला, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखना। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन निकालना है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वो डिवाइड बाई n फैक्टर होता है। और अगर Na2C2O4 है, Na2 तो इसमें कितने कटायन है या कितने एनायन है, वही हो जाएगा n फैक्टर। तो यहाँ पे कितने कटायन है, 2Na+, एक का बता रहा हूँ, तो n फैक्टर कितना है, 2 है। तो आप इसको सबको मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में पहले लिख लो। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, Na2SO4 Na2C2O4 C2O4। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे। एक तो वैल्यू गिवन था, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन था उसको ऐसे ही रहने दो, उसको क्या हो जाएगा 400, और n फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करके लिख लो
2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई ये चीज़ें। और यहाँ पे इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ये कैसा दिखेगा आपको पता है, 2Na प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2O4 2- हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी हम इसका भी निकाल लेते हैं। अच्छा वो तो गिवन ही है, मोलर गिवन है तो उसमें कोई लफड़ा है ही नहीं। वो मोलर कंडक्टिविटी Na2SO4 H2SO4 का 700 गिवन है। Na2 इक्विवेलेंट गिवन था तो Na2SO4 में तो मोलर निकालोगे Na2SO4 में तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा 450 और n फैक्टर वहाँ पे कितना आ जाएगा 2 तो आ जाएगा 900। और इसको भी ब्रेक करोगे तो 2Na प्लस है यहाँ पे और SO4 2- है। वो हिंट था आप समझो, है ना, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। अब जैसे ही आ गया तो अब आप ऐसा करो जिससे ऑक्जेलिक एसिड आ जाए। तो एक हमें निकालना क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। सभी एक ही फॉर्मेट में आ गए मोलर कंडक्टिविटी की। तो एक काम कर लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2C2O4 है प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ यहाँ पे आप लिख लोगे H2SO4 ना, और यहाँ पे माइनस कर लो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मतलब एनी हाउ आपको सब्ट्रैक्ट ऐड करके ये आना चाहिए। कोई कहेगा सर ये कैसे लिखे, तो इसको आप 2Na प्लस लिख लो, देखो ऑक्जेलिक एसिड ही मिलेगा। C2O4 2- ब्रेक करके आप लिख लो यहाँ पे 2H प्लस और ये क्या हो जाएगा SO4 2- और ये नेगेटिव है तो 2Na प्लस और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा SO4 2-। तो देखो सारी वैल्यू कट्टम कुट है, Na से Na कट्टम हो रहा है और क्या और कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है, SO4 से SO4 हो रहा है तो बचे क्या, यही तो बच रहा है ना। तो क्या आ जाएगा ऑक्जेलिक एसिड ही तो है, H2C2O4 आ गया ना। मतलब आप सबकी वैल्यू आप पुट कर दो तो सबकी वैल्यू क्या आती भाई, सबकी वैल्यू यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी H2C2O4 की वैल्यू वहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 800 थी। Na2C 800 आई थी, Na2C 800 और यहाँ पे 700, सबका वैल्यू आप पुट कर लो 900। तो आंसर कितना आ गया 600 आ गया, ये आंसर था। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था, एक ज़बरदस्त सवाल था, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के गया है सवाल। नेक्स्ट देख, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है नॉर्मलिटी आपको दे रखा है 0.01 नॉर्मल है, रेजिस्टेंस आपको 210 ओम दे रखा है। ठीक है, सेल कांस्टेंट L/A होता है, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इतना दे रखा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसे लिख देता हूँ 1/R और यहाँ पे L/A होता है। तो पहले K निकाल लो आप, K कैसे आ जाएगा 1/210 और यहाँ पे 0. वो दे रखा है सवाल में, आप पढ़ो उसको, क्या हो जाएगा 4.19 10⁻³ ठीक है। जैसे ही आ गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, नॉर्मलिटी के टर्म्स में K × 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी। तो यहाँ और नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होता है 4.19 × 10⁻³ और यहाँ पे 1000 है, सवाल को आप पढ़ लो 0.01। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 419 आ गया महो सेंटीमीटर इनवर्स, महो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, और अपने पास इसका हम यूनिट अगर करेंगे तो स्क्वायर और यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स, मतलब ये आ जाएगा सिंपल स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं फट। नेक्स्ट सवाल है अपने पास ये, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ, तो थोड़ा मैथमेटिक्स है, Sn है और क्या है 2Ag प्लस है और यहाँ पे आपको दे रखा है Sn +2 और क्या है 2Ag है। ठीक है, और हम यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो E = क्या हो जाएगा E0 - 0.0591 अपॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं देखो, तो लॉग और क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में सिल्वर, तो मतलब जो आयंस नहीं वो तो सॉलिड है तो इसलिए उसको तो लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे रिएक्टेंट में यह है। ठीक है, अब आप हमेशा याद रख लेना 2 केस बनेंगे। केस नंबर 1, अगर मान लो Sn2+ का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हो, समझना Sn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो ओवरऑल जो लॉग, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, पूरी वैल्यू ये क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो E घट जाएगा। जस्ट इसका रिवर्स है, अगर मान लो Sn2+ ये
याद रखना ये हमेशा अगर ऐसे आता है तो किसी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी और ई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बाकी आप मैच करा लो। तो कभी ऐसे पूछता है तो ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करते हो। नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी तरीके से। तो लेफ़्ट साइड का तो ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लिख लेते हैं फटाफट। लेफ़्ट साइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देते हैं 2Ti और यहाँ पे Cu2+, ठीक है। डायरेक्ट मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐड करके बनाते हैं एक्चुअल में सारा कुछ, तो मैंने आपको यहाँ पे बना दिया ऐसे। और ये क्या हो जाएगा 2Ti और ये हो जाएगा कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास Ti+, देखो हमने इसका ऑक्सीडेशन कराना था तो ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 से लॉस और इसका रिडक्शन कराना था तो ये सेल बन गया। अब देखो यहाँ पे ये कितना गिवन था, 0.1 गिवन था और यहाँ पे 0.01 गिवन था। जैसे ही हम नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, E0 माइनस 0.059 और यहाँ पे एन की वैल्यू 2, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है। लॉग प्रोडक्ट में क्या है, टाइटेनियम, कॉपर तो सॉलिड है उसको हटाओ, तो यहाँ पे स्क्वायर स्टोइकियोमेट्री जो है और यहाँ पे Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, वही कहानी है। अगर मैं बोलूँ मैं टाइटेनियम का है ना Ti+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा रहा तो यहाँ पे Cu2+ का वो ऊपर है तो बढ़ रहा है तो नीचे वाला घटेगा, है ना। ये डायरेक्टली में बढ़ रहा है तो ये वाला डेफिनेटली घटेगा, न्यूमरेटर में यूनिवर्सली है। और अगर इसका हम घटा रहे हैं तो एक वैरायटी ये होता है, इसका ये बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ओवरऑल लॉग की वैल्यू है ये तो आप ऊपर ही में ही देखें इस वाले का केस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका और डिवाइड बाई Cu2+ का, यहाँ पे क्या होता है बढ़ता है तो ई क्या हो जाएगा घटेगा, ये पहले वाले का केस ले रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घटेगा और यहाँ पे ये हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है। तो एक ऐसा भी केस 2 सवाल हमने कर लिया है। हमेशा इसको याद रख लो, जैसा भी करना हो ये पता होना चाहिए कौन सा वैल्यू घट रहा है कौन सा बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब ऐसे ही कराना है, ये बढ़ेगा तो ओवरऑल अपने पास ओवरऑल वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है। लेकिन अगर केवल ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, लॉग को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख, मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट में जिंक जो होता है जिंक +2 में होता है और जिंक +2 में जब इसका क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगा, रिडक्शन हो जाएगा। हमें पता है जब भी आपको ऐसा मास टाइम का सवाल आता है फैराडे लॉ लगाना है, ZIT, Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है। Z को मैं बताऊँ तो क्या होता है ये क्या इक्विवेलेंट 96500 और इक्विवेलेंट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर में होता है। तो बस ये निकाल लेंगे, तो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 65.4 और n फैक्टर यहाँ पे Cu2 जिंक का कितना है मतलब तो 2 है, मतलब चार्ज जी देखते हैं बेसिकली यहाँ पे तो 2 और यहाँ पे 96500। आई आपको दे रखा है कितना करंट दे 0.015, टाइम 15 मिनट है तो 15 को सेकेंड में चेंज कर लेंगे 60, तो अपने पास वेट निकल के आ जाएगा 45.75। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था, बस आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट भी वैसे ही सवाल है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, तो W बराबर ZIT होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं Cl2 गिवन, तो क्या बोल रहा है द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.5 मोल ऑफ क्लोरीन गैस अंडर इतना प्रेशर। तो ध्यान से रखना, हाँ 0.5 मोल क्या गिवन है Cl2 गैस गिवन है, Cl2 गैस। तो यहाँ पे मोल बराबर फार्मूला लगा लेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल से निकाल 0.5 और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पहले वेट निकालो पता तो चले कितना 35.5 आ गया, ठीक है। इतने ग्राम के लिए आपको निकालना है। अब देखो यहाँ पे टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा W और ZIT हो जाएगा, W आपने निकाल लिया 35.5, Z निकालोगे क्या हो Z आपको अभी बताया था इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 कूलम, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर होता है, तो फटाफट निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट Cl2 था तो ये 31 और n फैक्टर 2 हो जाएगा और 96500, ठीक है। और अपने पास I की वैल्यू हमको गिवन ही था 965, इतना ही गिवन था ना, हाँ 965 एम्पियर। तो टाइम अपने पास आ गया कितना आ गया 100 सेकेंड आ गया।
बस यही सवाल था। तो बस आपको इसमें हेर फेर करना आना चाहिए थोड़ा सा, बाकी तो सब आसान हो जाता है। देखो इसमें क्या है, ई की वैल्यू E0 माइनस 0.059 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n, और ये हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन ये हो जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम की बात किया, अगर इक्विलिब्रियम की बात किया तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे E0 माइनस 0.059 अपॉन क्या हो जाएगा n, ये हो जाएगा log Kc, और E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.059 अपॉन n, और क्या हो जाएगा log Kc हो जाएगा। तो बस फार्मूला ही मैच कराना था, इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि इन एन इलेक्ट्रोलिटिक करंट सेल करंट फ्लो, तो एनोड से कैथोड फ्लो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है द डिजायर अमाउंट ऑफ चार्ज फॉर ऑब्टेनिंग मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al3+। तो देखो एल्युमिनियम से कितना हो रहा है, ध्यान से देखना Al3+। ठीक है, तो बैलेंस करके आप लिख लो। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं आप उसको डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि हम इसको, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको फैराडे बोल दो। 3 फैराडे से कितना एल्युमिनियम मिल रहा है, 1 मोल एल्युमिनियम मिल रहा है, और 3 फैराडे 1 फैराडे की वैल्यू 96500 कूलाम होता है। तो कितना हो जाएगा, आप जो भी है यहाँ पे सीधे सीधे लगा लो, 3 × 96500, आंसर हो गया। डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हो। कभी कभी आपसे पूछेगा बताओ वेट कितना हो जाएगा एल्युमिनियम का, तो है ना 2 फैराडे से, तो 3 फैराडे से 1 एल्युमिनियम मिल रहा है, 1 एल्युमिनियम मतलब 27 ग्राम। तो बताओ 1 फैराडे से 27 डिवाइड बाई 3 कर लेना, और 2 फैराडे से 2 मल्टीप्लाइड बाई 27 डिवाइड बाई 3, मतलब यूनिटरी मेथड कुछ भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे देखो ये बोला है व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो भाई इक्विलिब्रियम का सवाल आते ही आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख लो, NCERT में भी गिवन है, n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, और ये log Kc। ठीक है, अब n की यहाँ पे n ही रखो, अभी अब वैल्यू पुट करते हैं। E0 की वैल्यू 0.46, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.059, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है। ये देखो जो कितना ऑक्सीडेशन रिडक्शन ओवरऑल हो रहा है ना, वही हम देखते हैं log Kc, और Kc की वैल्यू अपने पास 3.92। परेशान नहीं हो, आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेशन ईजी आता है। ठीक है, और कठिन आए तो थोड़ा सा एक आध में कठिन रहेगा, वो सब में नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है ये। तो बोला है द वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर द गिवन सेल। ठीक है, वर्क डन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको E0 से CR, E0 CR 3+ से CR है, तो ये कितना है -0.74 है, और यहाँ पे E0 FE 2+ से FE है, कितना हो जाएगा -0.44 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों SRP रिडक्शन है तो SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम E0 निकाल लेते हैं इनका। E0 सेल कैसे हो जाएगा, SRP ऑफ कैथोड, मतलब E0 वैल्यू जो गिवन है, और E0 SRP ऑफ एनोड। जो ज़्यादा होगा SRP वो कैथोड हो गया, -0.44, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। लिख लो पहले पूरा, नहीं तो आप कहोगे सर क्या कर लिए। तो ये 0.30 वोल्ट आ गया। अब जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे हमें पता है जो W होता है वो क्या होता है, NF-E0 होता है, NF-E0 होता है। ठीक है, तो N की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। N की वैल्यू 6 कैसे, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन वाले को लिख लो और रिडक्शन वाले को लिख लो। तो लेफ़्ट साइड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, या ऐसे समझो जो एनोड पे होगा उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। और एनोड कैसे पता चलता है, जिसका SRP ज़्यादा वो कैथोड, जिसका कम वो एनोड। तो जो एनोड होगा उसका एक ऑक्सीडेशन कराना है। तो ये अपने पास हो गया, एनोड यही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका SRP वैल्यू से हमने पता किया, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब पूरा वैल्यू निकालें, N की वैल्यू 6 और 96500, और यहाँ पे 0.3 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 17370 जूल। किलो जूल में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर लो, तो ये अपने पास किलो जूल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं थोड़ी सी, आपको इजी है, आ जानी चाहिए। बोला है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी पूछा किसका है, AgCl का पूछा है।
तो AgCl का जब आप पूछा है तो आप एक काम करो, इसका पूछा है हमको, गिवन क्या क्या है, AgNO3, ठीक है, इसको ब्रेक करके लिखोगे तो Ag प्लस NO3 माइनस हो जाएगा, NaCl गिवन है, सबका गिवन है, तो क्या हो जाएगा Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा, और NaNO3 भी आपको गिवन है, तो यहाँ पे Na प्लस और ये क्या हो जाएगा NO3 माइनस हो जाएगा। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। अब आप कैसे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, आपको AgCl लाना है, तो 1 2 को ऐड करो और 3 को माइनस करो, तो आपके पास आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है, आ जाएगा। आप एक बार चाहे तो ऐड करके देख लो। तो ये वैल्यू गिवन है, एक का 116.5 और 110.3 और माइनस थर्ड बार 105.2, तो आंसर आ जाएगा 121.6। ठीक है, ये सीधी सवाल, तो आपको परेशान नहीं होना, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन इनमें करना होता है, रीअरेंज। फिर से ये दे रखा है, अभी बताया था, अगर आपको पता है रिड्यूसिंग पावर निकालना है तो देखो मैं बताता हूँ, अगर रिड्यूसिंग पावर निकालना है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है SRP वैल्यू के, ठीक है, SRP वैल्यू। तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे SRP वैल्यू दे रखी है वो कितना है, -1.1। कहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव कम SRP है, वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। अब रिड्यूसिंग पावर देखो इनका, सबसे ज़्यादा इसका, क्योंकि ये सबसे कम है तो ये ऑर्डर हो जाएगा, बात ख़त्म। समझ पा रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ, रिड्यूसिंग पावर ये हो जाएगा। इन्वर्स होता है ना, तो आप निकाल दो, सारी वैल्यू मैंने लिखा था और सारी रिड्यूसिंग पावर ही गिवन थी। मैं देख लेता हूँ, देखो A से A2 इसका ऑक्सीडेशन गिवन था 1.1, तो इसका रिडक्शन ये SOP गिवन था, तो हमें SRP चाहिए, तो यहाँ पे -1.1 कर लिया। उल्टा कर लेते हैं, B से B प्लस SOP गिवन था, पॉजिटिव मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ये हम इसका SRP जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करना है, 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सभी का लिख लिया और फिर हमने आंसर निकाल लिया। मोल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट, तो इसमें देखो ये भी करेक्ट है, याद करने वाली चीज़, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यही इनकरेक्ट है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए यूनिट, और याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। ये देखो, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, pH दे रखा है, द पोटेंशियल वुड बी। तो देखो SHG के केस में, हाइड्रोजन के केस में चाहे SOP हो या SRP हो, दोनों ज़ीरो आता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे pH कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और pH जैसे 3 दे रखा है तो बोला है द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, मतलब वहाँ पे H प्लस, बैलेंस इक्वेशन लिख लो, 2 इलेक्ट्रॉन और क्या में हो रहा होगा H2, द पोटेंशियल वुड बी, H2 ये बन रहा और H2 गैस होता है तो 1 atm प्रेशर होता है, सिंपल। और यहाँ पे E0 तो ज़ीरो हो जाएगा भाई, SHG का तो E0 ज़ीरो होता है, चाहे जो भी pH आपको 3 है तो यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ हो जाएगा, सीधे सीधे ये निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा E0 -0.059, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 लॉग यहाँ PH2 का 1 atm प्रेशर है और H प्लस है, लिख लो यहाँ पे ये PH2 है, तो वैल्यू पुट करनी थी, ये 0 -0.059 और ये 2 और यहाँ पे लॉग 1/10⁻³ का स्क्वायर, बस आंसर आ गया। यहाँ पे जो भी आएगा -0.177 वोल्ट आंसर लगा दोगे। और नेक्स्ट सवाल रहा भाई ये, तो एक चीज़ याद रख लेना, जो एक डिबाई हकल थ्योरी थी वहाँ से एक रिलेशन एनसीईआरटी में गिवन है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है और ये बी कांस्टेंट है, सी कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो इन्वर्सली होता है कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, तो इसका ग्राफ कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाता है, क्योंकि इसको कंपेयर करोगे y = CMX, तो नेगेटिव स्लोप है, तो इसलिए नेगेटिव स्लोप हमेशा ऐसे आता है। ये लैम्डा है, कभी कभी मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं। ये वाला देख लेते हैं, देखो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू 3 रिड्यूस, मतलब Fe3+ से रिडक्शन करना है, तो बैलेंस ही कर लेते हैं, 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो एंड नेगेटिव, सो दैट कैंसिल हो जाए। तो ध्यान से, तो मैंने बोला था यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 फैराडे से कितने आयरन मिल रहा है, 1 मोल आयरन मिल रहा है, 1 मोल Fe2+ मिल रहा है। ठीक है, यही है, तो 3 फैराडे मतलब 3 × 96500 कूलाम चार्ज,
और Q इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी होता है। तो यहाँ पे T इक्वल टू Q बाई I हो जाएगा। Q आपके पास वो लिख लो 3 इंटू 96500 और टाइम I कितनी मिलता है इतना आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो 57900 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल सवाल था। और ये है जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस द फॉलोइंग आयन फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो जिंक जो होता है वो क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है। जिंक लेस रिएक्टिव होता है किससे? फ्रॉम Na+ से। तो बस ये रहा फ्यूचर 45। ये सारे सवाल आई होप आपको कुछ ना कुछ सिखाए होंगे। आई होप कि इधर देखो ये सुपर 45 मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो आपको मैंने थोड़ा इधर बता दिया है सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी फटाफट प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है, नीट 2027 के लिए ज्वाइन करना है, पहले से बता के रखो क्योंकि मैं 50 से ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बाकी थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।